अंडरस्कोर। वो अभी इतना ही बोला था कि तभी पीछे से उसे किसी की गुस्से से भरी आवाज आई, जैसे सुन। जब सभी ने पीछे देखा तो हैरान ही रह गए। पीछे मैरी खड़ी थी। वहीं उसे देख कोई था जो हैरानी के साथ साथ अपने दिल की धड़कनों को भी काबू में करने की कोशिश कर रहा था, जो मैरी को देख बावली हो चुकी थी। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे फुल्ली इंट्रोवर्ट और स्ट्रिक्टनेस से भरपूर बैंड के लीडर साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मिस्टर अकु मार्टिन, जो आज मैरी को देखना चाहते हुए भी अपने सांसों को उखड़ता हुआ महसूस कर रहा था। और दिल वो तो सच में बावला ही हो गया था। जैसे आंखें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। न दिल साथ दे रहा था बेचारे का आज। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा उसे मैरी से प्यार हो गया था। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, पर अकु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी ड्रेस मैरी ने पहनी हुई थी। दरअसल सिर्फ अकु ही नहीं बल्कि बाकी सभी भी यही सोच रहे थे। पर मैरी सभी को बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं प्रेम का भी मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो उसी हैरानी में अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने सिर के पीछे लगाकर मैरी से बोला, अरे बाप रे, ये क्या मैरी, तुझे ये कहाँ से मिली? मतलब कि ये तूने कब खरीदी? पहले भी थी क्या तेरे पास ये? और कितनी है? और ये सब भी छोड़, तुझे साड़ी बांधना आता है? पर कब सीखा तूने? प्रेम ने एक ही बार में मैरी पर ऐसे सवालों की बारिश की दी कि पूछो मत। उसका तो पूरा का पूरा दिमाग ही घूम चुका था मैरी को साड़ी में देखकर, कि वो ये भी भूल गया कि मैरी के साथ दो हिंदुस्तानी लड़कियां भी अंदर मौजूद थी। पर नहीं, उस बेचारे का तो जैसे दिमाग का फ्यूज ही उड़ चुका था। वहीं बाकी सब भी प्रेम और मैरी को देखते और प्रेम की बातों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये नया किस स्टाइल का कपड़ा है जो मैरी ने पहनी रखा था, जिसे वो लोग तो नहीं जानते पर प्रेम बाबू जानते हैं। कि तभी सभी को मैरी के पीछे से आर्या और फिर उसके पीछे से युवाना नीचे आती दिखाई दी, जिन्होंने भी सेम पैटर्न के कपड़े ही पहन रखे थे, जिससे बाकी सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए। बस कुछ डिजाइन और कलर्स में फर्क था, वरना तो तीनों लड़कियों ने सेम ही कपड़े पहन रखे थे। वहीं अपनी अपनी वाली को नीचे आते देख अब एरिक और जैक बाबू के दिल के बावला होने की बारी थी। उन बेचारों का तो इतना बुरा वाला दिल धड़क रहा था कि उन्हें अपने सीने पर हाथ रखकर उसे शांत करने की जरूरत पड़ गई, पर फिर भी हालत में कोई खास सुधार नहीं था उनकी। दरअसल आज जन्माष्टमी का भी मौका था तो ट्रेडिशनल ही पहनना था। तो युवाना और आर्या का तो पहले से ही साड़ी पहनने का प्लान था। पर जब मैरी भी उनके साथ तैयार होने आई, तो साड़ी को देख वो हैरान और एक्साइटेड दोनों ही हो गई। और क्योंकि तब तक दोनों लड़कियां अपनी अपनी साड़ी पहन चुकी थी, तो फिर पूछने पर आर्या ने भी मैरी को समझा दिया कि बर्थडे के बाद हमें जन्माष्टमी, यानी कि जिस दिन हमारे प्यारे और नटखट से कान्हा जी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे भगवान जी भी हैं, और साड़ी हमारे ट्रेडिशनल कपड़ों में से सबसे फेमस थी, तो इसलिए उन दोनों ने साड़ी पहनी थी। तो मैरी का भी बहुत मन होने लगा साड़ी पहनने का, तो उसकी बहुत जिद करने के बाद उन दोनों ने मैरी को मिलकर साड़ी पहना दी। और फिर तीनों ही अपने अपने हिसाब से तैयार होकर आ गए बाहर। इन्हीं सब में उन्हें इतना टाइम लग गया था। युवाना ने एक ब्लैक कलर की बहुत ही डिम्पल वर्क की शादी पहनी थी, जिसका ब्लाउज सिर्फ उसके कंधों को ही ढक रहा था। बाकी की उसकी दोनों गोरी गोरी बाहें साफ दिख रही थी। और वो काला रंग और उस पर उसका वो शादी से भरा बहुत हल्का सा मेकअप। नाक में राउंड नोस रिंग जिस पर एक क्या सा डिमांड लगा हुआ था, जो उसके चेहरे को और भी ज्यादा निखर कर ला रहा था। और बची खुची कसर उसके माथे पर लगी उस छोटी काली बिंदी ने पूरी कर दी थी। सच में जो सुकून सादगी से सजने धजने में है ना, उसकी तो बात ही अलग थी। बस एक उसके कान के इयररिंग कुछ बड़े थे, पर बहुत प्यारे थे, सिल्वर कलर के। और गले में भी कुछ नहीं नहीं हाथ में, सिवाय एक ब्रांडेड वॉच के। पर इतने में भी तो वो कहर ढा रही थी बेचारे एरिक बाबू पर। वहीं आर्या ने हल्का शाइनिंग रेड बॉर्डर के साथ एक बहुत ही प्यारी रेड साड़ी पहन रखी थी। और उसने भी बिल्कुल युवाना की तरह काफी सिंपल लुक रखा था। पर हाथों में उसके वॉच के साथ एक पतला सा ब्रेसलेट भी था, और कुछ अंगूठियां भी। पर कानों में छोटे से झुमके, तो गले में एक पतली सी चैन पहन रखी थी। उसका ब्लाउज उसके कंधों पर सिर्फ एक पतली सी स्ट्रिप्स के बदौलत ही था। वहीं उसके बाल खुले हुए थे, और कुछ हल्की सी स्टाइलिंग भी कर रखी थी उसने बालों की। उसे ऐसे देख जैक का दिल धड़क धड़क किए जा रहा था। वहीं मैरी ने एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर पिंक और येलो कलर से भी कुछ डिजाइन करी गई थी। वहीं वो भी आज काफी हल्का मेकअप और कुछ हल्की फुल्की ज्वेलरीज पहनकर और ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनकर ही उसने क्या हाल कर रखा था अकू का, आप सभी जानते ही हैं। वहीं सभी को क्या हुआ था, सब शॉर्ट में बताकर मैरी सभी से बच्चों की तरह खुश होकर सभी से पूछने लगी,
कैसी लग रही हूँ मैं? और सभी ने खूब तारीफ की उसकी, पर जब वो अक्कू के पास आई तो बेचारा इस डर से कि अगर मैरी को उसकी इतनी ज्यादा तेज धड़कनों को सुन लिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए वो बस हड़बड़ी में ठीक है बोल निकल गया और जाते जाते सभी को जल्दी आने का बोल गया, या कहूँ कि ऑर्डर दे गया। वहीं उसे यूं जाते देख मैरी ने बुरा सा मुंह बना लिया और उसकी तारीफ ना करने की वजह से गुस्से से उसके पीछे से ही चिल्लाती हुई बाहर उसके पास जाती हुई बोली, हे यो पॉपी सीड, स्टॉप देयर, पहले मेरी तारीफ करो फिर जहां जाना है चले जाना, तुम ऐसे नहीं जा सकते समझे तुम, अरे मैंने कहा रुको, रुको न यार। वहीं उनकी वही पुरानी वाली हरकतों को देखकर सभी फिर से हंसने लगे। हालांकि कहना तो एरिक और जैक भी कुछ चाहते थे और युवाना और आर्या उनसे सुनना चाहती थी, पर अकू के ऑर्डर्स को मानते हुए अभी सभी अपनी अपनी गाड़ी में निकल गए डॉक्टर साहिल के घर की तरफ, जो ज्यादा नहीं 15-20 मिनट की ही दूरी पर था, क्योंकि वो उनकी ही पास वाली सोसाइटी में रहते थे। सभी अपने अपने बॉडीगार्ड के साथ बैठे हुए थे। प्लान ये था कि सबसे पहले तो साहिल जी की बेटी का बर्थडे उनके घर पर मनाएंगे और फिर उन्हीं की इंडियन सोसाइटी के हॉल जहां जन्माष्टमी का फैशन होने वाला था वहां जाते, पहले बर्थडे एंजॉय करते और फिर जन्माष्टमी, क्योंकि असली जन्माष्टमी तो रात के 12 बजे के बाद ही शुरू होती थी, कान्हा जी के जन्म के बाद, इसलिए शाम को बर्थडे पर ही ध्यान लगा था सबको। आज सभी मेंबर्स काफी खुश थे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सभी को कुछ नया और घूमने को मिल रहा था। गाड़ी में भी न एरिक की नजर युवाना से हट रही थी और न ही जैक की आर्या से, जो कि ऐसी उज्जाल आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर ही बैठी थी, जिससे मन ही मन हमारे दोनों हीरोज बड़े चीड़ रहे थे। ऐसे ही कुछ देर बाद सभी साहिल जी के घर पर पहुंच गए। सभी गाड़ी से निकलकर अंदर जा ही रहे थे कि तभी एक बहुत छोटा कुछ 3 साल का बच्चा सीधा आकर युवाना के पैरों से टकरा गया। पर इससे पहले वो गिरता कि तभी युवाना ने उस बच्चे को जल्दी से पकड़ लिया। वो बच्चा अचानक से हुए हादसे से थोड़ा डर गया था, इसलिए रोने लगा, तो युवाना को तो अब जैसे हर बच्चे में अपना मासूम बच्चा दिखाई देता था, इसलिए इस बच्चे को रोता देख उससे रहा नहीं गया और उसने उसे बहुत प्यार से उठाकर अपनी बाहें में भर लिया और बड़े प्यार से उसका सिर को सहलाने लगी। वहीं वो बच्चा भी युवाना को कसके पकड़ लेता है। अब वो रो तो नहीं रहा था, पर सिस्क जरूर रहा था। वहीं युवाना भी उस मोमेंट को अंदर तक फील करने लगी। आखिर इन दोनों ही जन्मों में ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। पहले तो वो सभी से कोसों दूर रहती थी, सभी बच्चों से खासकर, क्योंकि उसे बहुत चीड़ होती थी पिछले जन्म में। पर फिर क्या हुआ, उससे ही उसके बच्चे को छीन लिया गया था। अंडस्को वहीं वो बच्चा भी युवाना को कसके पकड़ लेता है। अब वो रो तो नहीं रहा था, पर सिस्क जरूर रहा था। वहीं युवाना भी उस मोमेंट को अंदर तक फील करने लगी। आखिर इन दोनों ही जन्मों में ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। पहले तो वो सभी से कोसों दूर रहती थी, सभी बच्चों से खासकर, क्योंकि उसे बहुत चीड़ होती थी पिछले जन्म में। पर फिर क्या हुआ, उससे ही उसके बच्चे को छीन लिया गया था। उसे वही सभी मोमेंट्स याद आने लगे, उसके बच्चे से जोड़े हुए। उसके साथ ही उसकी पकड़ उस बेचारे बच्चे पर भी अनजाने में थोड़ी कस गई, जिससे उस बच्चे को अच्छा नहीं लगा, तो वो हिलने लगा। उसके हिलने से युवाना अपनी बुरे पास से बाहर आए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने अपनी पाकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया। शुक्र था कि वो बच्चा इस हरकत के बाद रोया नहीं, सर्फ कसम साया। वही तब तक सभी टीम मेंबर्स और आर्या भी युवाना के पास पहुंच चुके थे और युवाना को छोड़कर सभी, यहाँ तक कि आर्या भी उस बच्चे को पहचान गई थी। आखिर वो बच्चा उसके बड़े भाई यानी कि डॉक्टर साहिल का जो था, जिससे वो मिली तो नहीं थी कभी, पर फोटो जरूर देखी थी पिछली जिंदगी में। वहीं जैसे ही उस क्यूट से गोलू मोलू ने एरिक को देखा, उसके चेहरे पर 440 बोल्ट की स्माइल है। आखिर वो उसके कितने अच्छे दोस्त जो थे। वहीं एरिक भी अपने लिटिल चैंप को युवाना की गोद में देखकर उनके पास चला गया और प्यार से उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, और क्या हाल चाल है मेरे लिटिल चैंप के, मुझे मिस किया या नहीं, बोलो। वहीं उसके सवाल पर इस छोटू से बेबी ने हंसते हुए थोड़ा सा टुटलेकर बोलने लगा, नहीं ब्रो, चैंप आपको कैसे भूल सकता है, चैंप ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आए इतने दिनों से। इतना बोल उसने मुंह बना लिया था। वही मुंह बनाकर जब उसने युवाना की तरफ देखा, तो अचानक से नाराजगी को भूलकर वो एरिक से बड़ी एक्साइटमेंट में पूछने लगा, ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है आपके साथ ब्रो, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? अगर हाँ, तो शर्मा क्यों रहे हो, बता दो, अपने फ्रेंड्स से कुछ नहीं छुपाना चाहिए ब्रो। इतना बोल उस छोटू ने एरिक को आंख मरने की कोशिश की।
पर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो बेचारा आंख मारने ही जगह अपनी दोनों आंखों को बार बार झपकाते हुए ही रह गया। पर अपनी इस सिली सी हरकत को करते वक्त वो बहुत क्यूट लगा रहा था कि सबको ऊपर प्यार और हंसी दोनों ही आ रही थी, इसलिए सब हंसने लगे। पर एरिक को तो अलग ही किस्म का प्यार आ रहा था। भाई लड़के ने उसके मन की बात जो बोल दी थी, यार उसकी गर्लफ्रेंड युवाना, वही सभी को दोबारा से हंसते देख छोटू ने मुंह बना लिया और अपनी नाराजगी को जताते हुए युवाना के गले लग गया। तो सभी और भी ज्यादा हंसने लगे। सबको अभी भी खुद पर हंसते देख अब छोटू ने छोटा सा मुंह बनाकर युवाना को देखा और बड़ी मासूमियत और कली बोला, ब्रो की ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, देखो ना सब कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इतना बोलकर उसने पाउट बना लिया। तो उसे ऐसे देख और उसका बार बार उसे एरिक की गर्लफ्रेंड कहना ही काफी था। अपनी बातें मनवाने के लिए युवाना ने एक एक इंसान को अच्छे से घूरा, पर सच में सभी पर उसके घूरने का तुरंत असर भी हो गया। सभी ने मजाक में अपने अपने मुंह पर उंगली रख दी, दे से बोल रहे हो कि अब नहीं हंसेंगे, जिसे देख अपना छोटू महाराज बड़े खुश हुए और उसी खुशी में उसने जल्दी से युवाना के गाल पर किस कर दिया, जिसे देख पहले तो सभी मुस्कुरा दिए, पर फिर कुछ याद आते ही तुरंत एक साथ एरिक की तरफ देखने लगे, जो अभी अपनी लिटिल चैंप को ही घूर रहा था। और भाई युवाना को किस करने की क्या जरूरत थी यार। तभी पीछे से साहिल जी की आवाज आई, जो उन सभी के पास ही आ रहे थे और सभी को वेलकम भी कर रहे थे। जान उन्होंने अपने शैतान बेटे को युवाना से चिपका देखा तो उसको परेशानी हो रही होगी, सोचकर छोटू जो बुरी तरह युवाना से चिपका हुआ था उसे अपने गोद में आने को बोलने लगे। पर अपने छोटू महाराज तो जैसे अब एक जगह यानी कि युवाना की गोद में स्थापित हो चुके थे, तो अब वहां से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साहिल जी ने बहुत बुलाया उसे अपने पास, बेटा क्यों परेशान कर रहे हो दीदी जी को, कम ऑन डैडी के पास आओ बेटा, रियांश बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, आ जाओ मेरे पास। पर रियांश यानी कि हमारे छोटू महाराज ने किसी तरह का कोई कष्ट नहीं किया। प्यार के बाद डांट कर भी समझने की कोशिश की थी साहिल जी ने। पर अभी रियांश का सिर्फ इतना था कि उसे सिर्फ युवाना के पास ही रहना था। वहीं युवाना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे तो आज ये प्यारी सी फीलिंग फील करके जैसे जन्नत में ही चली गई थी। वो अभी और जानना चाहती थी छोटे बच्चों के बारे में। रेयांश में वो अपना बच्चा अपने युवान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसे आर्या बखूबी समझ रही थी। इसलिए उसने युवाना के पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगी, तो युवाना ने भी उसे एक छोटी और बनावटी मुस्कुराहट दिखा दी, जिसे देख कोई भी बोल सकता था कि वो स्माइल झूठ थी। फिर साहिल जी सभी को अंदर लेकर गए। हालांकि सभी अपनी फेवरेट इमेजिनरी बैंड के मेंबर्स को साक्षात देखे भी, पर फिर भी सबने अपने अपने अच्छे मैनर्स थे कि अभी उनके पास नहीं जाना चाहिए। साहिल जी ने युवाना और आर्या को अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली से मिलवाया, क्योंकि बाकी के मेंबर्स पहले भी कुछ एक दो बार उन सभी से मिल चुके थे, तो जान पहचान सभी की एक दूसरे से। मैं आप लोगों को फैमिली से मिलवा देती हूँ, साहिल जी और उनकी लवली वाइफ, जो बहुत उतार चढ़ाव के बाद उन्हें जाकर मिली थी, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से। और फिर उनके दो छोटे से प्यारे से बच्चे, एक तो छोटा बेटा ही जिससे आप सभी मिल चुके हो, अपने रेयांश बाबू, और उनकी बड़ी बहन यानी कि साहिल जी की बड़ी बेटी प्रिया, जो कि अभी बस 10 साल की है और ये उसका 10th बर्थडे था। और साथ में साहिल जी के बूढ़े माँ बाप, जो उन्हीं के साथ हमेशा से रहते आ रहे थे। सभी में काफी प्यार था, तो टकराव भी बहुत थी। अब रिश्तों में तो ये सब चलता ही रहता है, यू नो जस्ट इंडियन थिंग्स अंडरस्कोर। साथ में साहिल जी के बूढ़े माँ बाप, जो उन्हीं के साथ हमेशा से रहते आ रहे थे। सभी में काफी प्यार था, तो टकराव भी बहुत थी। अब रिश्तों में तो ये सब चलता ही रहता है, यू नो जस्ट इंडियन थिंग्स। जब साहिल जी युवाना और आर्या को अपनी फैमिली से मिलवाया, तो वो दोनों भी बड़े प्यार और सम्मान के साथ सबसे मिली। और साहिल जी के माँ पापा जी के तो उन दोनों ने झुककर पैर भी छुए और फिर हाथों को जोड़कर नमस्ते भी बोला। तो साहिल जी के पेरेंट्स के चेहरे खिल उठे, क्योंकि यहाँ तो कोई इंडियन हाथ जोड़कर नमस्ते तक नहीं बोलते थे अक्सर। यहाँ की रेहन सहन में ही पूरी तरह डल चुके थे सभी। पर उन्हीं सभी के बीच युवाना और आर्या ने अच्छे से नमस्ते के साथ साथ झुककर उनका आशीर्वाद भी लिया। ये बात उन दोनों बूढ़े लोगों के दिल को छू चुकी थी और दोनों ने ही खुलकर तहे दिल से उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और साहिल जी की मां ने तो दोनों को अपने सीने से छपका लिया था और फिर उनकी भाषा में उनके हाथों के बैक साइड पर किस करके मीठा ले लिया।
उनका इतना प्यार दुलार देख युवाना और आर्या की आंखों में नमी सी आ गई, और पिछले जन्म की गलतियों को याद करके पछतावा भी, क्योंकि अपनी ही बेवकूफी में उन्होंने खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वहीं अब बाकी सब ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। ये झुककर किसी अजनबी इंसान के पैरों को छूना, और ये हाथों को जोड़कर पता नहीं क्या बोल रहे थे दोनों। ये सब प्रेम को छोड़कर सभी मेंबर्स के दिमाग में चल रहा था। पर अभी कुछ भी पूछने से अकु ने ना में इशारा कर दिया, क्योंकि मेरी तो बस पूछने ही जाने वाली थी। उन सभी से कुछ देर हाल चाल पूछकर, और फिर उन्हें बैठने के लिए जगह बताकर, साहिल जी कुछ अर्जेंट काम से जल्दी में निकल गए, और बाकी सभी भी बाकी मेहमानों को देखने चले गए। वहीं सभी जाकर अपने टेबल पर जाकर एक साथ बैठ गए। सभी एक ही राउंड टेबल पर बैठे थे। वो टेबल काफी बड़ी थी। सभी मेंबर्स और युवाना और आर्या आराम से बैठे थे, और कुछ ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, युवाना, आर्या और मोना को ऐसा एक्स्ट्रा अच्छा ट्रीटमेंट इसलिए मिल रहा था, बाकी बॉडीगार्ड्स के हिसाब से, क्योंकि वो तीनों यहाँ कोई जॉब नहीं कर रही थी, या फिर अपने काम के लिए कोई फीस नहीं ली रही थी, क्योंकि वो तो अपने देश की तरफ से जो गलती हुई थी उसे ठीक करने की कर रही थी, इसलिए भी उन्हें शुरुआत में ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। ड्यूटी पर अब तो जैसे उन सभी में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, और वो दोनों ही एरिक और जैक की पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ उनकी एक तरह से असिस्टेंट भी थी, जो उनका काम भी उनके आसपास रहकर देखती थी, और ऊपर से जो अल्ट्रा एक्शन करके कल दोनों ने सभी की, खासकर कि एरिक और जैक की जान बचाई थी, उससे भी सभी दोनों से काफी इम्प्रेस थे। और फिर किसी से दोस्ती होने में भी कितना ही वक्त लगता है, खासकर कि ये काम प्रेम ने अपनी हंसी खुशी के माहौल में और भी ज्यादा आसान बना दिया था। कुछ देर बाद सभी मेहमानों के आ जाने पर पहले तो सभी ने जल्दी से केक कटिंग की, और फिर सभी खाना खाने चले गए अपनी अपनी टेबल्स पर। वहीं अब एरिक और युवाना वाली टेबल की बाकी कुर्सियों पर साहिल जी और उनका परिवार बैठा था, उनके दोनों बच्चे भी। सभी कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, क्योंकि साहिल जी ने पहले ही सभी को बोल दिया था कि कम ही खाए। आज जब जन्माष्टमी नाइट्स में जाएंगे तो वहां भी खाओगे, तो अभी थोड़ा कम ही खाना सभी। तो उनकी बात को मानते हुए सभी थोड़ा कम ही खाते हैं। पर हमारी आर्या को तो उसकी फेवरेट वेनिला आइसक्रीम मिल गई थी। वो अब तक थोड़ा बड़ा वाले 2 डिब्बे खत्म कर चुकी थी, पर उसे देखकर लग नहीं रहा था जैसे उसका हो गया हो, क्योंकि उसकी नजरें अभी टेबल पर रखे तीसरे डिब्बे पर भी थी। आज सबने देखा कि आर्या को वेनिला आइसक्रीम कितनी पसंद थी। वहीं जैक क्यूट सी आर्या को इतने क्यूट तरीके से आइसक्रीम खाता देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, पर अब उसे आर्या की चिंता होने लगी थी। वो कुछ बोलकर उसे रोकना तो चाहता था, पर समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। एक तो शांत और कोजी होने की वजह से वो एरिक और अपने टीम मेंबर्स के अलावा ज्यादा किसी और से कुछ ज्यादा हक से बोल नहीं पाता था। पर इससे पहले वो कुछ बोल पता आर्या से, कि तभी आर्या की चिड़ी हुई सी आवाज सुनाई दी, जो शायद किसी से कुछ मांग रही थी। जब उसने देखा तो साहिल जी ने भी आर्या की तबीयत को ध्यान में रखते हुए उस आइसक्रीम के बॉक्स को अपने पास ले लिया था, इसलिए ही आर्या चिढ़ते हुए उनको शांति से उसकी आइसक्रीम वापस करने को बोलती है। पर साहिल जी ऐसा नहीं करते, और साथ में आर्या से बोलते हैं, नो वेज बेबी एलिफेंट, अब तुम्हें ये और नहीं मिलने वाली। आज का कोटा खत्म हुआ, अब कल खाना ऑफ। बी ए गुड गर्ल नाउ। इतना बोल उन्होंने एक वेटर को बुलाकर जल्दी से सभी आइसक्रीम को ले जाने को बोला दिया, तो वो वेटर भी जल्दी से ले गया। बेचारी हमारी आर्या तो देखती ही रह गई, मतलब अभी अभी सभी के सामने उसे एलिफेंट, बेबी एलिफेंट बोला गया था, और उसकी आइसक्रीम को भी उससे दूर कर दिया गया था। ये सब देखकर आर्या का बुरा सा मुंह बन गया। वो वैसे ही चिढ़ते हुए बोली, ये आपने क्या किया भाई, और मैं आपको किस एंगल से बेबी एलिफेंट दिखती हूँ? मैं कोई एलिफेंट वेलिफेंट नहीं हूँ, समझे आप? अब मुझे मेरी आइसक्रीम लेकर दो, अभी के अभी, उसने पूरे छोटी बहनों की तरह जिद करते हुए कहा। तो सभी को उसकी क्यूटनेस पर बड़ा प्यार आने लगा, पर वो सब जानते थे कि अगर अभी हंस दिए तो ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी, इसलिए कोई भी मुस्कुराया भी नहीं। वहीं उसकी बात सुनकर साहिल जी भी अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोले, अगर ऐसे ही दूसरी रही तो एक दिन तो जरूर छोटा हाथी बन जाएगी, समझी झल्ली। हर चीज को एक लिमिट में ही रखना चाहिए, चाहे वो आपका फेवरेट खाना ही क्यों न हो। और वहीं उनके इतना बोलते ही उनके छोटे से बेटे यानी कि रियांश ने कुछ ऐसा बोला कि युवाना तक की हंसी निकल गई। वहीं उसकी बात सुनकर साहिल जी भी अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोले, अगर ऐसे ही ठूसती रही तो
एक दिन तो जरूर छोटा हाथी बन जाएगी, समझी झल्ली। हर चीज को एक लिमिट में ही रखना चाहिए, चाहे वो आपका फेवरेट खाना ही क्यों न हो। और वहीं उनके इतना बोलते ही उनके छोटे से बेटे यानी कि रेयांश ने कुछ ऐसा बोला कि युवाना तक की हंसी निकल गई। दरअसल साहिल जी के दोनों बच्चे वहीं तो सभी के साथ बैठे हुए थे और अपने पापा और नई नई बनी बुआ जी की बातें भी बखूबी सुन रहे थे। और अगर पर्सनैलिटी की बात करो तो रेयांश हरकतों में पूरा अपने पापा पर गया है। मतलब कि मजाकिया और अपनी बहन को परेशान करने में भी अपने बाप से पीछे नहीं है बिल्कुल भी। पर शक्ल सूरत उसकी अपनी माँ प्रेरणा जी पर गई थी। वहीं साहिल जी की बेटी यानी कि सनाया की शक्ल सूरत तो अपने पापा जैसी थी, मगर स्वभाव बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बहुत समझदार, शांत और प्यारे नेचर की। इसीलिए अपनी हरकतों से मजबूर अपना छोटू बोल ही पड़ा, हंसते हुए। यह कहूं कि आर्या का सरेआम मजाक उड़ाते हुए बोला, आप तो मुझे अभी से ही छोटू एलिफेंट लगने लगे हो बुई। बताओ अगर इसे ही खाते जाओगे तो मेरे हीरो को प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे, फिर आप अपने थुलथुले पेट को कहाँ लेकर जाओगे। इतना बोलकर वो दोबारा हंसने लगा। वही बाकी सब भी जो अभी तक अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। रेयांश की बातें सुनकर सभी की लिमिट्स खत्म हो गईं और सभी एक साथ ही बुरी तरह हंसने लगे। यहाँ तक कि इस बार तो अपने खाने पर फोकस करने की कोशिश करती युवाना को भी हंसी आ गई और खाना उसके गले में अटक गया और वो खांसने लगी। अब सभी का ध्यान कहती युवाना पर चला गया। वहीं उसके साइड वाली चेयर पर बैठा एरिक ने जल्दी से एक्शन किया और युवाना को पानी पिलाया और साथ ही उसकी पीठ को भी सहला रहा था। उसके चेहरे पर युवाना के लिए चिंता भी साफ दिख रही थी, जिसे सभी ने बराबर नोटिस कर लिया था। कुछ को ये अजीब लगा तो कुछ को क्यूट। वहीं युवाना ने भी जल्दी से एरिक के हाथ से पानी पी लिया, क्योंकि उसे सच में तकलीफ हो रही थी। वहीं खांसने और जल्दी में पानी सीने से कुछ बूंदे और टुकड़े उसके मुंह यानी कि होठ के आसपास लगी थी। तो बिना सोचे समझे एरिक ने एक टिश्यू पेपर से युवाना का मुंह साफ कर दिया, जिस पर युवाना ने भी उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर जब कुछ देर बाद युवाना निर्मल हुई, तब जाकर दोनों को अपनी करीबियों का अंदाजा हुआ और दोनों ही बिना एक दूसरे को कुछ बोले जल्दी से दूर हो गए। और दोनों ने ही जब सभी को देखा तो सभी उन्हें ही घूर रहे थे, तो दोनों को ही एम्बारेस्ड सा फील हुआ। वो दोनों ही अब सभी को इग्नोर करते हुए कभी अपने फोन में तो कभी आसपास देखने लगे। वहीं सभी का ध्यान खास करके अपने भाई का ध्यान खुद पर न होता देख आर्या की आंखें चमकने लगी और वो लालची नजरों से हमारे बेचारे रेयांश उर्फ छोटू की आइसक्रीम पर टिक गई, जिसका ध्यान खुद अभी अपनी आइसक्रीम पर नहीं था। अरे उसे तो अभी से ही जीएफ, बीएफ और रिलेशनशिप वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए जब उसने देखा कि उसके ब्रो अपनी बॉडीगार्ड कम गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रोमांस खेल रहे थे, तो बस उसका सारा इंटरेस्ट अब सबकी नजरों में अभी से ही कपल बन चुके एरिक युवाना पर चला गया था। इसी बात का भरपूर फायदा उठाते हुए आर्या ने बड़ी सावधानी और सतर्कता से अपना हाथ रेयांश की आइसक्रीम की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर की मशक्कत के बाद जब उसने देखा कि उसका हाथ बस आइसक्रीम की तब को छूने ही वाला है, कि तभी कोई आया और उस डिब्बे को अपनी तरफ खिसका लिया। तो आर्या बेचारी ने हैरानी से देखा तो अब वो डिब्बा उसके प्यारे भाई के कब्जे में था, जो उसे ही भाई चढ़ाए देख रहे थे और उनके चेहरे पर अभी एक साफ साफ चिढ़ाने वाली टेढ़ी स्माइल दे दिए, जैसे बोल रहे हो क्या मतलब क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे उल्लू बनाना इतना भी आसान नहीं है, माय बेबी एलिफेंट। वहीं इस बार तो आर्या बुरी वाली चीर चुकी थी। एक तो ये बेबी एलिफेंट और अब ऊपर से उसको ही उसकी आइसक्रीम नहीं खाने दिया जा रहा था। लाइक वाओ। इन सब से परेशान होकर इस बार आर्या बिल्कुल बचकानी हरकत करने लगी। वो चिढ़ते हुए मुंह से आवाज निकालकर अपनी चिड़चिड़ापन के बारे में समझाने लगी थी। वहीं जैसी चिड़चिड़ी आवाज आर्या निकालती, वैसे ही उसकी नकल करते हुए साहिल जी भी मुंह बनाते हुए वैसी ही आवाजें निकालते आर्या को चिढ़ाने के लिए। वहीं साहिल जी को खुद की नकल उतारते देख आर्या भी और ज्यादा छिड़ती तो और आवाज निकालती। तो साहिल जी के साथ अब उनका बच्चा रेयांश भी उनकी नकल करते हुए आवाजें निकालने लगा और अलग अलग फेसीज बनाकर आर्या को छेड़ने लगा। वहीं अब बेचारी आर्या को बड़ा गुस्सा आने लगी, तो वो इस बार अपनी भाभी माँ की तरफ देख बिल्कुल रोने वाला मुंह बनाकर बोली, भाभी माँ देख लो कैसे करे हैं भाई मेरे साथ। उसके इतना बोलने पर प्रेरणा जी ने उसे तो अपने सीने से लगा दिया और फिर गुस्से से दोनों शैतानी बाप बेटे को आंखें दिखाकर रोक दिया। तो दोनों ने ही अपनी माँ पत्नी की बात मानना ही सही समझी। उन्हें सोने के लिए अपना बेडरूम बहुत प्यारा था। भाई
इसी तरह कुछ देर तक आपस में ही मस्ती करते हुए सभी ने साथ में कुछ समय बिताया और फिर सभी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन वाली जगह के लिए निपट गया। इसी तरह कुछ देर तक आपस में ही मस्ती करते हुए सभी ने साथ में कुछ समय बिताया और फिर सभी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन वाली जगह के लिए निकलने वाले थे। पर जब सभी निकल रहे थे तभी अचानक से प्रेरणा जी को चक्कर आ गए, मगर साहिल जी ने उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें पास में ही एक बेंच पर भी बिठा दिया था। सभी परेशान हो गए, पर साहिल जी परेशान के साथ थोड़ा गुस्से में भी लग रहे थे। वो उसी हल्के गुस्से और परेशानी के मिले जुले भावों के साथ प्रेरणा जी से बोले, तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी? मैंने बोला था ना कि मैं अकेला व्रत रख लूंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ, मेरी बात कभी ना मानने की कसम खा रखी है ना तुमने। क्यों करती हो ऐसा? लास्ट में बोलते बोलते वो काफी निराश लग रहे थे, क्योंकि उनकी बीवी के लिए परिवार बहुत मायने रखता था। वो आज भी हमेशा की तरह काफी धार्मिक थी, बिल्कुल अपनी सासू माँ की परछाई थी वो। हर साल दोनों सास बहू जन्माष्टमी पर व्रत रखती थी अपने पूरे परिवार के लिए। पर इस बार तबीयत ज्यादा खराब होने से सभी ने और डॉक्टर साहिल ने भी, एक डॉक्टर और बेटे दोनों तरफ से स्ट्रिक्टली उन्हें व्रत करने से मना कर दिया था। इसीलिए इस बार अपनी पत्नी का साथ देने के लिए उन्होंने भी उनके साथ व्रत रखा हुआ है। क्योंकि बहुत मानने के बाद भी प्रेरणा जी नहीं मानी। हालांकि तबीयत कुछ उनकी भी इस साल खराब थी, पर कहाँ मानती वो, इसीलिए अभी साहिल जी उन्हें डांट रहे थे। वहीं जहां साहिल जी की डांट सुनकर प्रेरणा जी का मुंह बन गया था, तो वहीं हिंदी समझने वाले सभी उनकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। एक तो उनकी एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री और ऊपर से प्रेरणा जी का उनके परिवार के लिए प्यार देख सभी के दिल में उनके लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ गई। साहिल जी के व्रत वाली बात को समझते हुए प्रेम जल्दी से पानी लेकर आया ताकि प्रेरणा जी पी सके। आखिर उन्हें चक्कर जो आ गए थे, पर तभी आर्या ने उसे रोक दिया और बोला, नहीं प्रेम, इस व्रत में पानी भी नहीं पी सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, अगर भाभी माँ व्रत रखे रहना चाहती हैं तो। वहीं उसकी बात सुनकर प्रेम हैरान हो गया और फिर उसने पूछा कि इसीलिए भाई भाभी माँ खाना और पानी कुछ भी नहीं ले रहे थे? जब हम लोग खाना खा रहे थे तो आर्या हमें सिर हिला देती है, तो प्रेम का मुंह बन जाता है। अरे पानी भी नहीं पी सकते ये क्या? वहीं बाकी सभी को अभी क्या बातें हो रही थी कुछ समय नहीं आया, क्योंकि सभी अपनी हिंदी में बात कर रहे थे। इसीलिए इस बार चिढ़ते हुए किम घूरते हुए आर्या और प्रेम से बोला, यार ठीक है, हम समझ गए कि हमें जल्दी ही हिंदी सीखनी होगी ताकि तुम लोगों की एक्सक्लूसिव बातों को समझ पाए। पर अभी तो नहीं आती ना ब्रो, तो कम से कम अभी तो ऐसी भाषा में बात करो कि हम बेचारों को भी समाए। यार इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया। वो सच में नाराज था। अरे आजकल तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था जब ये लोग अपनी भाषा में बातें करने लगे थे। वहीं उसे यूं चिढ़ता देख सभी को हंसी आ गई और फिर सभी जल्दी से पंडाल की तरफ निकल गए, जहां बाकी और भी इंडियन फैमिलीज जन्माष्टमी मानने आए हुए थे। वहीं सबको खुद पर हंसता देख किम का बुरा वाला मुंह बन गया था, मगर प्रेम उसे अपने साथ ले गया और रास्ते में उन्हें समझा दिया कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और व्रत यानी कि उनकी भाषा में फास्टिंग क्यों रखी जाती थी। जितना उस बेचारे को पता था उसने सारा ज्ञान उड़ेल कर रख दिया पूरे रास्ते भर में। बाकी टीम मेंबर भी काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार किसी बिल्कुल डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी एज अ चीफ गेस्ट जा रहे थे। कुछ देर बाद जब सभी उस जगह पहुंचे तो बाहर से ही उस कलरफुल डेकोरेशन को देख सभी टीम मेंबर्स हैरान रह गए। इतने कलर्स उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसे हैरानी के साथ वो लोग जब अंदर आने को हुए तो उन्हें एंट्रेंस पर ही रोक लिया गया। तो फिर से सभी टीम मेंबर्स हैरान रह गए, ये क्या हो रहा था? उन्हें अब इस तरह रोक देना अपनी इंसल्ट लग रही थी। वो तो चीफ गेस्ट थे ना, तो उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा था? क्यों उन्हें वहीं रोक दिया? यही बातें प्रेम को छोड़कर सभी टीम मेंबर्स के जहन में चल रही थी, मगर किसी ने भी इस बारे में अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। पर सभी एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी अंदर से एक बूढ़ी दादी अम्मा आई, जिनके हाथों में आरती की सजी हुई थाली थी, जिसे देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर टीम मेंबर्स और भी ज्यादा हैरान और क्यूरियस हो गए। वहीं प्लेट में रखी आग को देख बेचारी मैरी तो एक पल को डर ही गई। उसे तो वैसे भी आग से बहुत डर लगता था, और उस आग को अपने तरफ बढ़ता देख उसने अनायास ही अपने साइड खड़े अकू का हाथ काफी कसकर पकड़ लिया। वहीं अकू, जिसका ध्यान उस पूजा की प्लेट पर था, उसने जब मैरी को उसका हाथ पकड़ते हुए देखा, तब उसे ध्यान आया कि मैरी को तो आग से डर लगता है। तो उसने मैरी के हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़कर
उसे सहलाने लगा, जिससे मैरी को अपने डर में थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे फील हुआ कि वो अकेली नहीं थी। उसका पूपी सीध था तो उसके साथ उसने अकू को देख एक प्यारी सी स्माइल दे दी, तो अकू भी उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अक्सर अपने प्यार के आसपास होने पर ही मुस्कुराता था, और ये बात मैरी को छोड़कर लिटरली सभी समझते थे। वहीं वो थाल बूढ़ी दादी माँ साहिल जी की माँ को पकड़ा देती हैं। पर साहिल जी की माँ सरिता जी पहले साहिल जी और प्रेरणा जी को देख मुस्कुराती हैं, और फिर उसे युवाना के पास लेकर उसे थाल को पकड़ने का इशारा करती हैं। तो युवाना भी असमंजस में पूजा की थाल को थाम लेती है और उन्हें हैरानी से देखने लगती है। तो सरिता जी उसका ऐसा चेहरा देख उसे प्यार से समझाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, अब तो आप दोनों भी हमारे परिवार के सदस्य हो न। साहिल की बहनें और प्रेरणा की नंद तो मेरी भी तो बेटियां हुई ना तुम दोनों। इतना बोल उन्होंने बड़े प्यार और ममता से युवाना और आर्या के सिर पर हाथ फेर दिया। वहीं उनकी खुद के लिए इतनी ममता देख दोनों की ही आंखों में दे से पानी सा उतर आया। ये प्यार अपनों को साथ पता नहीं कितने बरसों बाद उन्हें नसीब हुआ था, वरना आखिरी बार तो पिछले जन्म के बचपन के दिनों में ही मिला था। ऐसा क्या उन्हें, और तब से पता नहीं जितने साल बीत चुके हैं। साल क्या, एक पूरी जिंदगी ही बीत चुकी है उनकी अब। और फिर सरिता जी दोबारा से मुस्कुराते हुए बोली, तो अब हम सभी चाहते हैं कि आज के कमरे अतिथियों का स्वागत हमारी घर की बेटियां ही करें। तो बताओ, करोगी ना तुम दोनों इनका स्वागत और रखोगी हमारा मान। तो दोनों ने आंखों में पानी लिए मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो सरिता जी और सभी खुशी से मुस्कुरा दिए, खास करके युवाना को खुद से घुलते मिलते देख, क्योंकि वो अभी तक काफी शांत और कंपोस्ट सी फीलिंग दे रही थी। पर ज्यादा अब वो भी आर्या की तरह उनसे अपनी बातें खुलकर कर पाएगी। और एक और भी रीजन था, दोनों खास करके युवाना को अपने साथ मिलकर उसे खुश और अपनापन फील करवाने का, अपने करीब लाने का। पर वो बाद में पता चलेगा। बाकी सभी बेचारे मेंबर्स तो समझने की ही कोशिश कर रहे थे कि क्या बातें हो रही थी। वही प्रेम, जिसे सब समझ आ रहा था, वो किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोला, और मैं, आप मुझे कैसे भूल सकते हो दादी, मैं भी तो आपका बच्चा था ना। और अब तो मैं आलू दी और युवी दीदू का भी छोटा सा प्यारा सा भाई हूँ। तो अब तो मैं डबल तरीके से आपका पोता हो गया ना। उसकी बातें सुनकर दादी माँ सरिता जी भी हंसने लगी, और बाकी सभी भी उसकी क्यूटनेस और बीच में घुसने की आदत को देख हंसने लगे। वहीं ये सारी बातें प्रेम ने इंग्लिश में कही थी, इसलिए टीम मेंबर्स भी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। सभी के हंस लेने के बाद दादी माँ ने इमेजिनरी बैंड को समझाया कि ये तरीका उनके यहाँ गेस्ट को सम्मान देने के लिए किया जाता है, और इसे हमारे यहाँ कहा जाता है। तो सभी के चेहरे खिल गए और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई। तो फिर सभी बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, एक और नए एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। और फिर सभी सामने खड़ी युवाना को देखने लगे, जो आरती की थाल लिए उनके पास आ रही थी। अतिथि देवो भव, उनके पास आकर वो सबसे पहले अकू के पास जाकर खड़ी हो गई। क्योंकि उन सभी में सबसे बड़ा अकू ही था, तो पहले आरती का हक भी उसे ही था। उसके पास आते ही युवाना ने अपने साड़ी का पालू एक हाथ से पकड़कर अपने सिर पर ले लिया। उसकी इस हरकत ने दादी माँ प्रेरणा और वहां मौजूद सभी आंटियों के तो जैसे बुरी तरह दिल जीत लिए। अरे उनकी बेटियां तो लाख गुस्से और डांटने के बाद उनके साथ आती थी। वो भी ट्रेडिशनल तो कभी नहीं पहनती थी। उन्हें अपने संस्कारों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें ये ओल्ड फैशन लगता था कि सब उनका मजाक उड़ाएंगे। पर यहाँ देखो, इन बच्चियों को कितनी संस्कारी और प्यारी थी कि साड़ी पहनकर आई थी, वो भी बिना किसी के कुछ बोले। यहाँ तक कि मैरी ने भी साड़ी पहन रखी थी ओकेशन को देखते हुए। पर उनकी बच्चे, नालायक कहीं के, कितने अच्छे संस्कार दिए थे ना इन बच्चियों के माँ बाप ने, जो शायद यहाँ रहकर वो नहीं दे पाए। पर अब बेटियां न सही मगर बहुएं तो इसी संस्कारी मिल ही सकती थी उन्हें। अब सभी आंटियों की आंखों में एक ही बात दिखाई दे रही थी कि ये दोनों तो बहू बनकर उनके ही घर में आनी चाहिए, बस। वहीं वहां मौजूद ज्यादातर लड़कियां युवाना और आर्या की सादगी भरी खूबसूरती पर बहुत जल रही थी, और ऊपर से सभी लड़कों के साथ साथ उनके ड्रेस बॉयज यानी कि एरिक, जैक और बाकी के लड़कों और मैरी, यहाँ तक कि सभी की नजरें युवाना और आर्या पर ही टिकी हुई थी। वो जो इतना सज धज कर आई थी अपने अपने हीरोज के लिए, कि शायद किसी न किसी का दिल उन पर आ जाए और उनकी किस्मत खुल जाए। पर ऐसा कुछ भी होता उन्हें अब दिख नहीं रहा था, इसीलिए उनकी आंखों में हमारी देसी गर्ल्स के लिए जलन भरी पड़ी थी। वहीं अब अपने सिर पर पालू करने के बाद उसकी सादगी और भी ज्यादा निखार कर आने लगी।
जो एरिक के दिल को घायल करने के लिए काफी थी। उस बेचारे की तो नजरें हटी नहीं रही थी अपनी बॉडीगार्ड साहिबा के दमकते हुए चेहरे से, जिसका ध्यान अभी पूजा की थाली में था। वो जानता तो नहीं था कि युवाना क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी, पर जो भी कर रही थी बहुत प्यारा लग रहा था उसे। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। जो सभी लोग नोटिस कर रहे थे, वहीं जैक बाबू की नजरें भी अपनी एम्स बॉडीगार्ड से नहीं अलग हो रही थी। वहीं आर्या भी उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी। पर तभी उसके साइड में खड़े अपने छोटू महाराज यानी कि रेयांश बाबा उसकी साड़ी के पालों को खींचते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो आर्या भी ये देख भाई उठाती है। डे से पूछ रही हो कि क्या हुआ। वहीं उसके एक्सप्रेशंस को देखकर रेयांश बाबा बस इतना ही बोलकर चले गए। एम्स मागर मच्छी, आप इतना इतना ही घुरोगे मेरे बिग ब्रो को तो वो बेचारे शर्मा जाएंगे, क्योंकि आप तो बेशरम हो। तभी तो बूढ़े बुजुर्गों के सामने ही लट्टू हुई जा रही हो। अफ, आजकल की जनरेशन कितनी डिस्परेट है हर चीज के लिए। इतना बोलकर बुरा सा मुंह बनाकर चुपचाप जल्दी से खिसक लिया। वहीं उसके जाने के बाद उसकी बातों का मतलब समझकर और अपने नए नामकरण को किए जाने पर आर्या ने भी चिढ़ते हुए खुद से ही कहा, क्या है यार, इन दोनों बाप बेटे का एक हाथी बना देता है तो एक मगरमच्छी। अब ये क्या होता है यार। हनन आए बड़े, देख लूंगी दोनों को मैं भी, तब पछतावा होगा दोनों को कि किससे पंगा लिया था इन्होंने। इतना बोल उसने फिर से मुंह बना लिया और सामने युवाना को देखने लगी।